अब पढ़ते हैं टर्बो कोड्स के बारे में। तो ये बेसिक्स हमें पता चल गया, हमें पता चल गया शैनन्स कैपेसिटी क्या होती है, हमें पता चल गया थ्योरेटिकल लिमिट क्या होती है, हमें पता चल गया इसको अचीव करने के लिए क्या आवश्यकता है, और हमें यह भी पता चल गया ये अभी तक अचीव क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि कंप्यूटेशन कम्प्लेक्सिटी और लॉन्ग कोड्स का डिजाइन करना इतना आसान नहीं है, तो प्रोपगेशन डिले ले आता है और बेसिकली कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ा देता है। तो टर्बो कोड्स ने ये प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व की है। ये अनोखा कोड है जो चैनल कैपेसिटी अचीव कर सकता है बिना एक्सट्रीम कम्प्लेक्सिटी के। तो टर्बो कोड्स के बारे में थोड़ी हिस्ट्री पहले समझेंगे। 1993 क्लॉड व्यू एंड एलियन ग्लैवी इन्वेंटेड, माफ कीजिएगा मेरे प्रोनाउंसिएशन को, invented a digital coding scheme that could provide virtually error-free communication at data rates and transmitting power efficiency well beyond the most experts thought possible। जिन्होंने virtually error-free कोड्स का इजाद किया, जो डेटा रेट्स आपको उतना मिल सकता था जो शैनन ने सोचा था, और उतना ट्रांसमिट पावर की भी आवश्यकता नहीं करती। Before the turbo codes, even the best possible codes require more than twice the transmitted power than the Shannon's theorem। तो ये टर्बो कोड्स इजाद होने के पहले ये धारणा थी कि शैनन कैपेसिटी एक थ्योरेटिकल लिमिट है, उसे अचीव करना सॉर्ट ऑफ इम्पॉसिबल है, और जो बेस्ट कोड्स भी अवेलेबल थे, अगर सही में शैनन कैपेसिटी अचीव करनी है तो उसे ट्वाइस द ट्रांसमिट पावर की आवश्यकता पड़ती थी, जो बेसिकली कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ा देता था और पावर कंजम्पशन भी बढ़ा देता है, एंड ह्यूज वेस्ट ऑफ एनर्जी। They showed that it was possible to get within astonishing 0.5 dB of the Shannon's limit। यानी बहुत हद तक वो काफी करीब पहुंच गए थे शैनन्स लिमिट के, जो एक थ्योरेटिकल लिमिट है। इसके बियॉन्ड आप वर्चुअल एरर फ्री ट्रांसमिशन नहीं कर सकते हो, तो आप मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच सकते हो, थ्योरेटिकल लिमिट तक। इन्होंने दिखा कि काफी क्लोज पहुंच चुके हैं विद बिट एरर रेट ऑफ 1 in 1 lakh, यानी 100,000 में एक बिट एरर तक क्लोज तक ये पहुंच चुके थे 0.5। They represent a class of code that work very close to channel capacity। काफी इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने एक ऐसे कोड्स का डिजाइन किया जो चैनल कैपेसिटी के काफी करीब तक पहुंच सकता था, जो हमने पहले पढ़ा है। Another major impact of capacity codes has been to make researchers realize that other capacity achieve approaching codes in fact existed। जिसमें इसके पहले ये धारणा थी कि कैपेसिटी अचीव करना थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल है, ये थ्योरेटिकल लिमिट है, प्रैक्टिकली ऐसे कोड कभी एग्जिस्ट हो ही नहीं सकते। लेकिन टर्बो कोड्स ने दिखा दिया प्रैक्टिकली लिमिट अचीव करना आसान है, बाय इवन थ्रू more realistic and practical codes। in general हमें थोड़ा टर्बो कोड्स के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कराऊंगा आपको। तो टर्बो कोड्स इज परफॉर्म्ड यूजिंग 2 रिकर्सिव कन्वोल्यूशनल इनकोडर्स। तो टर्बो कोड के लिए आप 2 रिकर्सिव से मेरा तात्पर्य यह है कि जिसके में बेसिकली फीडबैक मैकेनिज्म है, वो आउटपुट को फिर से वापस इनपुट में फीडबैक आता है, तो रिकर्सिव नेचर है कन्वोल्यूशनल कोड्स का इसमें। The input stream is transmitted to the first encoder and the signal from the release is transmitted to the second encoder। तो पहले encoder में, इसमें 2 encoder का उपयोग करेंगे हम। तो पहले input stream first encoder में जाता है और फिर उसी का output second encoder में भी जाएगा कुछ modification के साथ। The 2 decoders used at the receiver, each of which decodes the stream of the corresponding encoder। और receiver पे भी आप 2 decoder का प्रयोग करेंगे जो corresponding encoder के जो stream है उन्हें decode करेगा। तो संक्षेप में अगर मैं बताऊं, आप ट्रांसमीटर में भी 2 इनकोडर का प्रयोग कर रहे हो, रिसीवर पे भी 2 इनकोडर का प्रयोग कर रहे हैं, जो एक दूसरे से बातचीत करते रहेंगे, और ताकि आपके एरर के परफॉर्मेंस में कमी आ सके और आप जो शैनन्स कैपेसिटी है उसे आप अचीव कर सके। The decoders can iterate to each other by exchanging probabilistic information। तो जैसे मतलब decoders can iterate to each other, दोनों decoders जो रिसीवर पर रहेंगे वो आपस में इटरेट करेंगे या बातचीत करेंगे थ्रू प्रोबेबिलिस्टिक इंफॉर्मेशन, ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर में कमी आ सके। तो एक सिंपल पहले कन्वोल्यूशनल इनकोडर समझने का प्रयत्न करते हैं। तो कन्वोल्यूशनल इनकोडर का सिंपल एग्जांपल है ये है नॉन रिकर्सिव। तो बेसिकली आप एक इंफॉर्मेशन भेज रहे हो, इसमें कुछ आप शिफ्ट रजिस्टर्स एड्रेस का उपयोग कर रहे हो, 2 मॉड्यूलेट एड्रेस का उपयोग करते हो, और कोडवर्ड सीक्वेंस जो आपको मिलेगा U = U1 U2 U3, ये इसे हम मेमोरी कोड्स भी कहते हैं, क्योंकि हर एक आउटपुट बिट्स प्रीवियस इनपुट बिट्स पे भी डिपेंडेंट होता है। तो अनलाइक लीनियर ब्लॉक कोड्स जो 1-to-1 मैपिंग होती है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, इसमें मेमोरी रहता है। लीनियर ब्लॉक कोड्स में तो 1-to-1 मैपिंग होती है, कन्वोल्यूशनल कोड्स में इसे मेमोरी कोड्स कहते हैं, क्योंकि आपका हर एक आउटपुट बिट नॉट ओनली करंट बिट प्रीवियस बिट पे भी डिपेंडेंट होता है। और इसे मॉड्यूलो 2 का एड्रेस का प्रयोग होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कितने आपके
फॉर ईच के इनपुट हाउ मेनी आउटपुट आर देयर, इसके बेसिस पे हम इसे कोड रेट डिफाइन करते हैं। और हर एक जो कोड वर्ड है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ith कोड वर्ड है तो U11, U2i, UJI, तो इस फॉर्म में हम इसे कन्वर्जन एनकोडर्स को लिख सकते हैं। बहुत संक्षेप में मैंने बताने का प्रयत्न किया कन्वर्जन एनकोडर के बारे में। इन बाइनरी कन्वर्जन ओनली वन मैसेज बिट इज शिफ्टेड एट ईच टाइम इंस्टेंट आई। सो बाइनरी कन्वर्जन कोड्स की अगर मैं बात करूं तो एक मैसेज बिट एक समय पे शिफ्ट होता है शिफ्ट रजिस्टर पे। In other words, at each time instant I, one message bit MI is given to the first shift register। जैसे हमने देखा एक टाइम इंस्टेंट पे एक मैसेज बिट एक शिफ्ट रजिस्टर पे आएगा, फिर ये शिफ्ट होते रहेंगे के आउटपुट तक, ठीक है, उसका के कॉम्बिनेशंस तक। के कॉम्बिनेशंस का बेसिकली हम एन मॉड्यूलो 2 एडर्स का प्रयोग करके कोड वर्ड्स को जनरेट करते हैं। The constraint length or number of shift registers is equal to K. K denotes the constraint length या number of shift registers. For each one message bit, there are n output bits. ये important है। For each message bit, एक मैसेज बिट जैसे हमने इनपुट किया इसमें n आउटपुट्स आपको जनरेट होंगे, तो इसका कोड रेट 1/n होगा। जैसे मैंने यहां पर भी मिल गया, तो कोड रेट इज 1/n। Each branch word similar concept as code word in linear block code। LBC से मेरा तात्पर्य linear block code है। At time instant I can be represented as UI, U11, UJI। तो मैंने said each branch word at time instant I can be represented where UJI j is equal to 1 to n is a jth code bit belonging to the ith branch word। So कोई code word के कोई code bit को आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। There are multiple ways to characterize convolutional codes, either including a state diagram and trellis diagram। तो multiple ways से आप कन्वोल्यूशनल कोड्स के बारे में को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ट्रेलिस के माध्यम से, स्टेट डायग्राम के माध्यम से और ट्री डायग्राम के माध्यम से। तो ये हमने विस्तार में एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन में भी पढ़ा है कन्वोल्यूशनल कोडर्स के बारे में। तो ये संक्षेप में था कन्वोल्यूशनल कोडर्स के बारे में। हमने देखा है कि टर्बो कोड्स में आप दो कन्वोल्यूशनल कोडर्स का प्रयोग करते हो और दो डिकोडर्स का प्रयोग करते हो जो इटरेटिवली इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करती है डिकोडर में, ताकि आपकी प्रोबेबिलिस्टिक इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करती है डिकोडर, ताकि आपके एरर प्रोबेबिलिटी में कमी आ सके। तो जैसे मैं टर्बो कोड सॉल्व द कंप्लेक्सिटी प्रॉब्लम, तो जैसे मैंने बताया चैनल लिमिट का मेजर बॉटलनेक कंप्लेक्सिटी था, क्योंकि अगर आपने लंबे कोड्स का उपयोग किया या रैंडम कोड्स का उपयोग किया तो आपकी कंप्यूटेशनल कंप्लेक्सिटी इनकोडिंग की काफी बढ़ जाती थी और डिकोडिंग डिले में भी काफी इजाफा हो जाता था। तो एक प्रोहिबिटिव फैक्टर था प्रैक्टिकल कोड्स के लिए, जिसकी वजह से इनका टर्न कोड को एक थ्योरेटिकल लिमिट माना जाता था। उस पर रिसर्च भी होते थे, लेकिन स्ट्रक्चर कोड्स पर रिसर्च होते थे, रैंडम कोड्स पर रिसर्च नहीं होते थे। तो टर्बो कोड्स ने ये प्रॉब्लम, कंप्लेक्सिटी प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व किया by splitting into two manageable components। तो एक इनकोडर पे लोड ना पड़े तो इन्होंने एक प्रॉब्लम को सिंपल दो इनकोडर पे तरह से सॉल्व करने का प्रयत्न किया। तो एक इनकोडर की जगह इन्होंने दो इनकोडर का प्रयोग किया, तो इसकी वजह से क्या हो गया, आपकी जो कंप्यूटेशन कंप्लेक्सिटी में काफी कमी आ गई। इसे हम कॉन्कैटिनेटेड कोड भी कहते हैं, जो आगे इसमें समझेंगे। So instead of single encoder at the transmitter and a single decoder at the receiver, जो कन्वेंशनली लोग यूज करते थे स्ट्रक्चर्ड कोड्स के लिए, इन्होंने ये बताया कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंगल इनकोडर और सिंगल डिकोडर एट द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर रिस्पेक्टिवली, हम दो इनकोडर और दो डिकोडर का प्रयोग करेंगे जो आपस में बातचीत करके इंफॉर्मेशन को डिकोड करेंगे। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। डिकोडिंग में प्रोबेबिलिस्टिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, जैसे आगे जाके मैसेज पासिंग वगैरह के माध्यम से भी समझते हैं, और उसकी वजह से आपकी जो डिकोडिंग कम्प्लेक्सिटी में काफी कमी आ जाती है, जो एक प्रोहिबिटिव फैक्टर था पहले टर्बो कोड्स के पहले, जिसकी वजह से लोग इस पे ज्यादा रिसर्च नहीं करते थे। एंड टू डिकोडर्स एट द अदर, टर्बो कोड यूजेस टू इनकोडर्स एट वन एंड ट्रांसमीटर एंड एंड टू डिकोडर्स एट द अदर। सो इन्होंने कम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व की, दो इनकोडर और दो डिकोडर का प्रयोग करके ट्रांसमीटर रिसीवर पे रिस्पेक्टिवली। तो अब टर्बो कोड के इनकोडिंग को समझने के पहले हम संक्षेप में कॉन्कैटिनेटेड कोड्स के बारे में समझने का प्रयत्न करते हैं। तो कॉन्कैटिनेटेड कोड्स एक सिंपल कोड है। तो इसमें जैसे कॉन्कैटिनेटेड कोड्स, कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, एक के आगे एक, इन द सेंस ऑफ ए कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रक्चर है। तो इसमें एक आउटर इनकोडर है, एक इनर इनकोडर है, और दोनों के बीच में एक इंटरलीवर है। इंटरलीवर के बारे में भी जानकारी आपको पता होगी। इंटरलीवर बेसिकली एक स्क्रैम्बल कर देता है बिट्स को। तो आपके जो अगर बिट सीक्वेंस x1 x2 x3 x4 ऐसे x10 तक है, तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग सीक्वेंशियली x10 तक, आप रैंडमली सेम सेट ऑफ बिट्स को आप रैंडमली भेज दोगे। पहले आप x4 भेज दोगे, फिर x5, फिर x9, फिर x10,
नंबर ऑफ बिट्स सेम ही रहेंगी, बट इंस्टेड ऑफ सेंडिंग इट सीक्वेंसली आप इसे इंटरलीव कर दोगे ताकि चैनल के इम्पैक्ट कम हो सके। तो कॉन्कैटिनेटेड कोड्स में भी इसी का प्रयोग होता है। आप आउटर इनकोडर का प्रयोग करते हो, फिर इंटरलीवर का, फिर इनर इनकोडर का, फिर आप इसे चैनल भेजते हो। रिसीवर में भी पहले ये जो स्ट्रक्चर है वो रिसीवर वाला स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है वो रिसीवर वाला स्ट्रक्चर है, और ये जो स्ट्रक्चर है वो ट्रांसमीटर वाला स्ट्रक्चर है। तो ये सीरियल कॉन्कैटिनेटेड कोड है, क्योंकि दोनों जो इनकोडर्स है वो सीरियली कनेक्टेड है इंटरलीवर से। इसका एक और फॉर्म होता है पैरेलल कॉन्कैटिनेटेड कोड्स, जहां इनकोडर दोनों इनकोडर पैरेलली काम करते हैं। दोनों आप देखोगे ये भी टीएक्स का ही पार्ट है, लेकिन ये दोनों पैरेलली काम कर रहे हैं। इसमें एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट में जाता है, लेकिन इस केस में दोनों पैरेलली काम करते हैं। पैरेलल इनकोडर में, सीरियल इनकोडर में सीरियली काम करते हैं। और टर्बो कोड्स में हम जनरली पैरेलल इनकोडर्स का ही उपयोग करते हैं, पैरेलल कॉन्कैटिनेटेड कोड्स का उपयोग करते हैं। A concatenated code uses two levels of encoding, an inner code encoder 1 and an outer code encoder 2। यानी आप दो कोड का प्रयोग करते हैं, एक इनर कोड इनकोडर 1 और आउटर कोड इनकोडर 2। एन इनर कोड इज टिपिकली डिजाइन टू रिमूव मोस्ट ऑफ द एरर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द चैनल। तो इनर कोड बेसिकली पावरफुल कोड होता है, वो जो भी चैनल के एरर्स है उसे एलिविएट करने के लिए इनकोडिंग करता है। और आउटर कोड थोड़ा सिंपल कोड होता है, लेस पावरफुल कोड दैट फर्दर रिड्यूसेस द एरर probability. Concatenated codes may have the inner and outer codes separated by a interleaver to break the block errors introduced by the channel। जिसमें होता है कि जो बर्स्ट एरर्स होती है चैनल में, उसे आप एलिविएट कर सकते हो इंटरलीवर का प्रयोग करके, जो आपके जो सीक्वेंस है उसे ब्रेक कर देता है रैंडम फॉर्म्स में। और ये रैंडमनेस ही काम आती है, जैसे मैंने बताया रैंडमनेस ही काम आती है टर्बो कोड्स के लिए शैनन कैपेसिटी को अचीव करने के लिए। जितना ज्यादा रैंडमनेस होगी कोड में, उतनी बेटर आपकी कोड होगी, उतनी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कम हो जाएगी, उतनी संभावना है कि वो शैनन कैपेसिटी तक पहुंच सकती है। तो इसी का उपयोग टर्बो कोड्स में भी हुआ है। कॉन्कैटिनेटेड कोड्स टिपिकली अचीव वेरी लो एरर प्रोबेबिलिटी विथ लेस कंप्लेक्सिटी। जैसे मैंने बताया कि कॉन्कैटिनेटेड कोड्स, क्योंकि आप दो इनकोडर का प्रयोग कर रहे हो, दो डिकोडर का प्रयोग कर रहे हो, तो इसमें एरर प्रोबेबिलिटी काफी कम होती है एज कंपेयर टू अ सिंगल इनकोडर एंड सिंगल डिकोडर। और इसी का ही उपयोग टर्बो कोड्स में भी हुआ है। तो अब मैं संक्षेप में टर्बो कोड्स के बारे में भी समझाने का प्रयत्न करूंगा। तो टर्बो कोड्स एम्प्लॉय टू इनकोडर्स वर्किंग सिनर्जिस्टिकली, नॉट इन सीरीज बट इन पैरेलल, यूजुअली आइडेंटिकल रेट हाफ। तो ये पैरेलल कोड्स का प्रयोग करते हैं, पैरेलल कॉन्कैटिनेटेड कोड्स का प्रयोग करते हैं टर्बो कोड्स में, जो पैरेलल में काम करता है। टर्बो कोड्स कैन बी थॉट ऑफ एज अ रिफाइनमेंट of a concatenated encoding structure plus an iterative algorithm। तो ये concatenated codes के साथ साथ एक iterative algorithm का भी उपयोग होता है इसमें, ताकि probabilistic information exchange हो सके दोनों decoders में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है for decoding the associated code sequences। तो इसे समझना होगा आपको कि टर्बो कोड्स में कॉन्कैटिनेटेड कोड्स का तो प्रयोग होता ही है, पैरेलल कॉन्कैटिनेटेड कोड्स का प्रयोग होता है, उसके अलावा एक इटरेटिव डिकोडिंग एल्गोरिथम का भी प्रयोग होता है, जो प्रोबेबिलिस्टिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करती है दोनों डिकोडर के बीच में, ताकि दोनों डिकोडर आपस में बातचीत करके इंफॉर्मेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर में कमी ला सके। The turbo process starts with 3 copies of the data blocks to be transmitted as shown in the next figure। तो 3 ब्लॉक होगी डेटा ट्रांसमिशन की। फर्स्ट कॉपी goes to the one of the encoders where the convolutional code takes the data bits and computes parity bits from them। तो पहला जो कॉपी आती है वो एक इनकोडर के पास जाती है, जो बेसिकली उसके बेसिस पे वो पैरिटी बिट्स जनरेट करता है। सेकंड कॉपी, जो इंफॉर्मेशन की सेकंड कॉपी जाती है आफ्टर स्क्रैम्बलिंग विद द हेल्प ऑफ इंटरलीवर, वो इंटरलीव्ड कॉपी, सेकंड कॉपी जो जाती है सेम डेटा की आफ्टर इंटरलीवर, वो सेकेंड इनकोडर के पास जाती है, विच कंटेन्स एन आइडेंटिकल कन्वोल्यूशनल कोड। ये इंपॉर्टेंट है, यानी जो दोनों इनकोडर हैं दोनों सेम कन्वोल्यूशनल कोड रन करते हैं। ओनली डिफरेंस इज पहले वाले में इनकोडर में जो मैसेज बिट्स सेम एज इट इज जाते हैं, सेकेंड वाले इनकोडर में जो मैसेज बिट्स जाएंगे वो इंटरलीव्ड फॉर्म होंगे या स्क्रैम्बल्ड फॉर्म होंगे एज कंपेयर टू द फर्स्ट मैसेज बिट्स। ठीक है, तो पहले वाले में सेम एज इट इज जाएगा, सेकेंड वाले में इंटरलीव्ड फॉर्म ऑफ द सेम मैसेज बिट जाएगा। Interleave does the reordering of the bits so that code has a very good distance properties।
मैं बताया जैसे आपको कि रैंडमनेस इंट्रोड्यूस करता है इंटरलीवर, जिसकी वजह से आपको डिस्टेंस प्रॉपर्टीज में काफी इजाफा हो जाता है कोड के स्ट्रक्चर में. इट इज अ क्रूशियल ब्लॉक एंड इट इंट्रोड्यूसेस रैंडमनेस इन द कोड. दिस इनकोडर देन रेडीज टू स्क्रैम्बल्ड बिट्स एंड कंप्यूट्स पैरिटी बिट्स फ्रॉम देम. तो इनकोडर जो क्या करता है, जो स्क्रैम्बल्ड बिट्स उसमें मिलते हैं मैसेज बिट के आफ्टर इंटरलीवर, उसे इनकोड करता है, एक नेक्स्ट सेट ऑफ पैरिटी बिट जनरेट करता है. तो आपको दो सेट ऑफ पैरिटी बिट्स हो गए, एक पहले इनकोडर से, एक सेकंड इनकोडर से. Finally, the transmitter takes the third copy of the original and sends it along with the two strings of parity bits over the channel. तो सिंपल है. तो ट्रांसमीटर क्या करता है, थर्ड कॉपी बनाता है. 3 कॉपी हो गई, 2 कॉपी इनकोडर के पास से आई है और थर्ड कॉपी जो मैसेज की एज इट इज भेज देता है. इसलिए आपका कोड रेट इसमें हो जाएगा 1/3, क्योंकि हर एक मैसेज बिट के लिए आप 2 पैरिटी बिट इसमें ऐड कर रहे हैं 2 इनकोडर की वजह से. तो एक सिंपल स्ट्रक्चर है. तो इसको समझते हैं यहां पर भी. तो आपका डेटा सोर्स है, आपने मैसेज बिट जनरेट किया है, हमने देखा है इसके पहले भी सोर्स इनकोडिंग के बाद आया है. तो जो पहला इनकोडर है वो आपका इनकोड करके पैरिटी बिट जनरेट करके x1 भेजेगा. सेकंड इनकोडर है जो इंटरलीव फॉर्म है डेटा सोर्स का मैसेज बिट्स का, उसे इंटरलीव करके फिर एक पैरिटी बिट जनरेट करेगा. और थर्ड जो है मैसेज बिट एज इट इज इसमें आ जाएगा. तो आपकी जो कोड वर्ड होगी वो मैसेज बिट, ये पैरिटी आउटपुट ऑफ फर्स्ट इनकोडर, और ये सेकंड वाली है पैरिटी आउटपुट ऑफ सेकंड इनकोडर. तो आपकी जो टोटल ये सीक्वेंस जो जनरेट कोड वर्ड जो जनरेट होगी, m होगी जो एग्जिट इज मैसेज बिट है, x1 जो फर्स्ट पैरिटी बिट फ्रॉम द फर्स्ट इनकोडर, और सेकंड x2 है जो सेकंड पैरिटी बिट फ्रॉम द सेकंड इनकोडर. सेकंड इनकोडर जैसे मैंने पहले बताया, वो उसको जो इनपुट होता है वो इंटरलीव वर्जन है या स्क्रैम्बल्ड वर्जन ऑफ द डेटा बिट्स का रहेगा, मैसेज बिट्स का रहेगा. इसकी वजह से कोड में काफी अच्छी रैंडमनेस आ जाती है, और जितना ज्यादा बड़ा इंटरलीवर होगा उतनी ज्यादा रैंडमनेस होगी, और उतने ज्यादा कोड एक शैनन कैपेसिटी तक लिमिट तक पहुंच सकता है. तो इंटरलीवर के बारे में संक्षेप में मैंने यहां बताने की कोशिश किया कि समझिए आपकी n=16 बिट इंटरलीवर है. तो आपके समझिए x1 से x16 तक मैसेज बिट्स है, x1 x2 x16 तक. तो इंटरलीविंग या परम्यूटेशन ऑपरेशन जिसे हम कहते हैं, वो बेसिकली नंबर ऑफ बिट्स तो स्टिल सेम रहेंगे, 16 ही रहेंगे अगर आप देखोगे यहाँ पर, लेकिन इससे इसने स्क्रैम्बल कर दिया है. तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग सीक्वेंशियली x1 x2 x3 x4 x5 x6 x16 तक, इन्होंने रैंडमली पहले x15 भेजा है, फिर x13 भेजा है, फिर x10, फिर x6 x8 x1 x3 ब्ला 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 x7 तक. जो रैंडमनेस का जो पैटर्न है वो रिसीवर को पता होना चाहिए, ये तभी वो डी इंटरलीव कर सकता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटेशन है. हमने ट्रांसमीटर में तो इंटरलीव कर दिया, स्क्रैम्बल कर दिया, तो रिसीवर को भी स्क्रैम्बलिंग पैटर्न पता होना चाहिए, अदरवाइज ये उसे डिस्क्रैम्बल नहीं कर सकता. तो ये सिग्नलिंग इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में एक्सचेंज होती है कि किस तरह का हमने स्क्रैम्बलिंग या इंटरलीविंग पैटर्न यूज किया है ट्रांसमीटर में. आप रिसीवर में भी उसी का उपयोग करें ताकि आप डेटा को डी इंटरलीव या डी स्क्रैम्बल कर सके. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें. तो ये सिंपल इनकोडिंग स्ट्रक्चर, इसको मैंने थोड़ा और विस्तार में बताया. 1/3 टर्बो कोड है. जो सेम स्ट्रक्चर यहां पर मैंने पढ़ा है, सेम मैंने अब बस इनकोडर 1 और इनकोडर 2 को एक कन्वेंशनल कोड से रिप्रेजेंट किया है. डिले जो है शिफ्ट रजिस्टर्स है. तो बेसिकली यह देखोगे इसका जो आउटपुट है, ये पहला पैरिटी बिट है Z के, C के जो है कोड वर्ड बिट और मैसेज बिट एज इट इज है जो आउटपुट में जनरेट हो चुका है, और इंटरलीड वर्जन ऑफ द कंप्लीट मैसेज सीक्वेंस वो सेकंड इनकोडर के पास जा रहे हैं. इस सेकंड कंस्टिट्यूएंट इनकोडर जो ये वाला है, ये वाला सेकंड कंस्टिट्यूएंट इनकोडर है. ये फर्स्ट है, ये सेकंड है. तो मैंने पहले भी देखा है, फर्स्ट पैरिटी जनरेट कर रहा है, ये सेकंड पैरिटी जनरेट कर रहा है, और ये मैसेज बिट एज इट इज. इसलिए 1/3 इनकोडर है, क्योंकि एक मैसेज बिट के लिए आप 2 पैरिटी बिट जनरेट कर रहे हैं, तो कोड रेट होगा 1/3. टोटल नंबर ऑफ बिट्स आप जो भेज रहे हो 3 भेज रहे हो, उसमें सिर्फ एक ही मैसेज बिट है, बाद बाकी जो 2 पैरिटी बिट है. और 2 पैरिटी बिट आप किस तरह जनरेट कर रहे हो, पहला कन्वोल्यूशन इनकोडर जो कंस्टिट्यूएंट इनकोडर ये पहला बिट जनरेट कर रहा है, सेकंड कंस्टिट्यूएंट इनकोडर जो है वो सेकंड पैरिटी बिट जनरेट कर रहा है. और ये दोनों आइडेंटिकल है इन द सेंस ऑफ जनरेट, तो दोनों कन्वोल्यूशन इनकोडर, दोनों इनकोडर जो होंगे वो आइडेंटिकल कन्वोल्यूशन इनकोडर्स होते हैं. तो इस तरह से मैंने दिखाने का प्रयत्न किया. तो टोटल मैसेज बिट क्या हो जाएगा, C के कॉमा Z के कॉमा Z
डेल्टा के। तो बेसिकली 2 पैरिटी बिट है और एक इंफॉर्मेशन बिट है। अब डिकोडर में क्या होता है कन्वर्सेशन इनकोडर? तो हमने इनकोडर के बारे में समझा कि बहुत सिंपल स्ट्रक्चर देखा कि हमने कि इनकोडर क्या करता है, एक इंफॉर्मेशन लेता है, पहले तो इंफॉर्मेशन मैसेज बिट एज इट इज भेजता है, दूसरे सेम मैसेज बिट से पहला पैरिटी बिट जनरेट करता है कन्वर्सेशन इनकोडर के द्वारा, और सेम मैसेज बिट का इंटरलीड वर्जन इनकोडर पे जाता है, सेकंड इनकोडर पे, और उससे भी एक पैरिटी बिट जनरेट होती है। इसलिए हम इसे 1/3 टर्बो इनकोडर कहते हैं, क्योंकि एक मैसेज बिट पे आप 2 पैरिटी बिट ऐड कर रहे हो, टोटल कोड रेट हो जाएगा 1/3। तो हमने समझा। अब इसी मैसेज बिट को हम किस तरह से जो ट्रांसमिट हुआ है सी के ऑब्लिक जेड के ऑब्लिक जेड बार के, उसको हम किस तरह से रिसीवर पे डिकोड करेंगे, इसके बारे में हम संक्षेप में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो टर्बो कोड्स यूजेस 2 कंपोनेंट डिकोडर्स दैट वर्क टुगेदर टू बाईपास द कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम। तो जैसे मैंने बताया था, एक मेजर प्रोहिबिटिव फैक्टर शैनन लिमिट का था, क्योंकि ये कंप्यूटेशनली कम्प्लेक्स है। अगर आपने लॉन्ग कोड्स का प्रयोग किया या तो आपने रैंडम कोड्स का प्रयोग कर, जो टर्बो कोड्स कर रहा है, क्योंकि वो एक मैसेज बिट के लिए 2 मैसेज भेज रहा है, तो ये सॉर्ट ऑफ, और इसमें कम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा होती है क्योंकि आप स्क्रैम्बलिंग का भी प्रयोग कर रहे हो। तो रिसीवर पे विदाउट मच कम्प्लेक्सिटी किस तरह से आप इंफॉर्मेशन को डिकोड कर सकते हैं। तो रिसीवर पे इन लोगों ने क्लेवर आइडिया का प्रयोग किया। उन्होंने किया कि हम 2 डिकोडर का प्रयोग करेंगे, जो 2 डिकोडर इटरेटिवली डिकोड करेंगे और दोनों आपस में प्रोबेबिलिस्टिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करके डिकोड करेंगे। So turbo coder do internally is to produce bit decisions along with reliabilities that a bit decision is correct. ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो डिकोडर सिर्फ डिकोड ही नहीं करता जो मैसेज बिट भेजा है, वो एक रिलायबिलिटी भी एसोसिएट करता है कि क्या कॉन्फिडेंस लेवल है, कितना समझे मैंने अगर 1 डिकोड किया है रिसीवर पे, अगर मैंने को पता चला कि इनकोडर में 1 हुआ, रिसीवर पे भी 1 डिकोड हुआ है, तो सिर्फ ये नहीं बताया कि 1 डिकोड हुआ है, ये भी बताएगा क्या प्रोबेबिलिटी है, कितना कॉन्फिडेंस लेवल में है कि ये जो बिट डिकोड हुआ है वो 1 है कि कोई और हो सकता है। अगर वो 100% कॉन्फिडेंस है तो उससे 100% कॉन्फिडेंस करेगा, अगर 70% कॉन्फिडेंस है तो 70% कॉन्फिडेंस इंटरवल वो भी ये बताता है। ये 1 के अलावा ये भी बताता है कि क्या कॉन्फिडेंस लेवल है या क्या प्रोबेबिलिटी है ये इसकी 1 होने की या 0 होने की। दिस बिट रिलायबिलिटीज, ये कॉन्फिडेंस लेवल, आर एक्सप्रेस्ड इन लॉग लाइक्लीहुड रेशियोज दैट कैन वेरी, फॉर इंस्टेंस बिटवीन -7 and 7। तो ये जैसे वेरी हो सकता है। अगर मैंने समझा कि आउटपुट में 1 आया है डिकोडर के बाद, तो हम ये, अगर मैंने कहा कि 1 with 7 इन द सेंस ऑफ इट, मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट हूं, डिकोडर फुल्ली कॉन्फिडेंट है कि ये 1 ही है। अगर 1 के आगे समझिए 5 आया तो हम ये बोलेंगे कि 80% कॉन्फिडेंट है 1 है। अगर समझिए 0 आया 1 के आगे तो हम ये बताएंगे कि भाई हम 50% कॉन्फिडेंट है कि 1 है। तो इसको हम एनालॉग लेवल में डिवाइड करते हैं -7 से +7 तक में कॉन्फिडेंस लेवल को। A ratio +7 means the decoder is almost completely sure that a bit is 1, जैसे मैंने बताया। A -5 means decoder thinks a bit is 0, क्योंकि नेगेटिव में है, इसको कॉन्फिडेंस तो है कि बिट 0 है, लेकिन फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं है कि बिट 0। अगर -7 होता था यहां पर -5 की जगह, तो ये 100% कॉन्फिडेंट होता था, कॉन्फिडेंस दैट बिट इज 0, क्योंकि -5 है तो इसको कॉन्फिडेंस तो है लेकिन पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं है। A single decoder can't always make a correct decisions on the transmitted bits, and the code word it chooses as a decoded data is not always the right one. तो सिंगल डिकोडर का जो प्रॉब्लम था कि वो एन्कोडिंग एरर प्रोड्यूस कर सकता था, इसमें इसलिए 2 डिकोडर का प्रयोग किया और इसमें कॉन्फिडेंस लेवल भी ट्रांसमिट होता है दोनों डिकोडर के बीच में। दैट्स व्हाई सिंगल डिकोडर इज नॉट सफिशिएंट। तो सिंगल डिकोडर का जो बॉटलनेक था एरर प्रोबेबिलिटी बढ़ाने का, उनको इन्होंने 2 डिकोडर का उपयोग करके उसे कम कर दिया। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि 2 डिकोडर का यूज किया। तो बेसिक रिलायबिलिटी इंफॉर्मेशन जैसे मैंने बताया कि क्या कॉन्फिडेंस लेवल है वो एक्सचेंज होता दोनों डिकोडर के बीच में, और जब दोनों डिकोडर सहमत हो जाते थे कि नहीं मैं भी 100% कॉन्फिडेंस हूं, दूसरा डिकोडर मैं भी 100% कॉन्फिडेंस हूं, तभी वो बिट का आउटपुट निकलता था। Just that bits are arranged in different order due to interleaver, the 2 decoders then can exchange reliability information in an iterative way to improve their own decoding। तो जिसमें बताया दोनों डिकोडर के बीच में रिलायबिलिटी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती थी, कॉन्फिडेंस लेवल एक्सचेंज होता था, और फिर एक दूसरे का ये परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करते थे। Now each decoder not only has its own opinion, क्योंकि रिलायबिलिटी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, उसके अपने ओपिनियन के अलावा दूसरे डिकोडर का भी ओपिनियन उसके पास आता था, तो अपने ओपिनियन को भी वो फाइन ट्यून कर देता। At the heart of turbo decoding is this iterative process, जो iterative information exchange हो रहा है दोनों डिकोडर के बीच में, ये इंपॉर्टेंट फिनोमिना है टर्बो डिकोडिंग के लिए।
in which each component takes advantage of the work of the other previous decoding step. After some certain number of iterations, जब आपस में लोगों ने दोनों डिकोडर ने इटरेटिव प्रोसेस के द्वारा प्रोबेबिलिटी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के द्वारा तो 4 या 10 इटरेशन के बाद दोनों कन्वर्ज हो जाते थे और ये डिसीजन आउटपुट हो जाता था कि ये 1 है कि 0 है. Begin to agree in all bits, that means the decoders have overcome the complexity barrier. यानी 4 या 10 इटरेशन के बाद वो कन्वर्ज हो जाते थे और ये बता देते थे कि कॉन्फिडेंस 100% कॉन्फिडेंस के साथ ये बिट 1 है, ये बिट 0 है. तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप था, तो इसको संक्षेप में मैंने यहां पर ही बताने का प्रयत्न किया है. तो आपके जो मैसेज बिट एज इट इज आ रही है और x1 जो है वो पैरिटी बिट है, पैरिटी मैसेज. सिमिलरली m जो है मैसेज है और x2 है जो सेकंड पैरिटी बिट है. फर्स्ट पैरिटी बिट कर देता है इसको ताकि कंफ्यूजन ना हो. तो मैसेज ये दोनों इंफॉर्मेशन फर्स्ट डिकोडर के पास जाती है, वो इटरेटिवली फाइंड आउट करता है. फिर रिलायबिलिटी इंफॉर्मेशन या प्रोबेबिलिस्टिक इंफॉर्मेशन या रिलाय इंफॉर्मेशन, वो रिलायबिलिटी इंफॉर्मेशन इंटरलीवर को भेजता है. इंटरलीवर होने के बाद वही इंफॉर्मेशन एक्चुअल, क्योंकि ये ट्रांसमीटर हमने इंटरलीवर का प्रयोग किया था तो रिसीवर पे भी हमें इंटरलीवर का प्रयोग करके डिकोडर में जो डेटा इंटरलीव करके फिर डिकोडर 2 के पास जाता है, वो चेक करता है उसकी क्या इंफॉर्मेशन मिली थी. वो भी उसके पास ये दोनों इनपुट आते हैं और उससे चेक करता है जो इंटरलीवर के बाद जो इनपुट आ रहे हैं वो सही है कि नहीं है, विद सो मच कॉन्फिडेंस. फिर वो अपने आप को डिकोड करने का प्रयत्न करता है. फिर वो सेम इंफॉर्मेशन डी इंटरलीव करके फिर प्रोबेबिलिटी इंफॉर्मेशन PM2 और रिलायबिलिटी इंफॉर्मेशन विथ रिलायबिलिटी इंफॉर्मेशन डिकोडर 1 के जाता है. ये प्रोसेस जो है, जो इटरेटिव प्रोसेस है, जो इटरेटिव प्रोसेस है, दोनों डिकोडर आपस में प्रोबेबिलिस्टिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, उसके द्वारा दोनों अपने आप को ऑप्टिमाइज करते हैं और ये जो एरर प्रोबेबिलिटी की संभावना को कम कर देते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी को भी कम कर देते हैं. अगर सिंगल डिकोडर का प्रयोग किया होता था आपने तो ज्यादा कोड लेंथ को आपको डिकोड करना पड़ता था, इससे कॉम्प्लेक्सिटी काफी बढ़ जाती थी. क्योंकि आपने दो जो कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम है उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, तो आपकी जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी वो काफी कम हो जाती है और एरर प्रोबेबिलिटी भी काफी कम हो जाती है. इसमें जो आउटपुट आता है M1 और M2 दोनों आउटपुट के बीच में डिसाइड करते हैं कौन दोनों मिलकर आउटपुट देते हैं और फिर डिसाइड होता है कि दोनों आउटपुट सेम हो जाएंगे M1 और M2, क्योंकि दोनों इटरेटिवली इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते रहते हैं. तो ये प्रोसेस के द्वारा आपकी डिकोडिंग कॉम्प्लेक्सिटी काफी कम हो जाती है टर्बो डिकोडिंग के मामले में. तो सेम चीज मैंने यहां पर भी दिखाया है. आपके जो मैसेज बिट है और ये पैरिटी बिट है Y1 और Y2. तो Y2 एज इट इज कन्वर्टर डिकोडर के पास जाता है, Y1 एज इट इज कन्वर्टर डिकोडर 1 के पास जाता है और X है वो इंटरलीड वर्जन डिकोडर 2 के पास जाता है और विदाउट इंटरलीड वर्जन डिकोडर 1 के पास जाता है. तो इटरेटिवली आपस में एक्सचेंज करते हैं दोनों डिकोडर्स, कन्वोल्यूशन 1 डिकोडर 1 और कन्वोल्यूशन डिकोडर 2, और उसके बाद जो आउटपुट निकलता है वो डिकोडेड डेटा का आउटपुट आपका निकल जाता है. ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, बहुत ही सिंपल है समझना इसको. आपके पास तीन बिट्स आए हैं, उसमें से 2 पैरिटी बिट्स है और 1 मैसेज बिट है जो आपने भेजा था. और ये सिस्टमैटिक कोड है क्योंकि आपने मैसेज बिट इज द पार्ट ऑफ द कोड बिट, क्योंकि आपका जो X है वो मैसेज बिट है, वो भी पार्ट है कोड बिट का. तो ये सिस्टमैटिक कोड है. तीनों बिट की इंफॉर्मेशन रिसीवर के पास आती है. रिसीवर जो पहला पैरिटी बिट है उसे कन्वर्जन कोडर 1 के पास भेजता है, सेकंड पैरिटी बिट है कन्वर्जन कोडर 2 के पास भेजता है, और जो मैसेज बिट है वो सेम एज इट इज कन्वर्जन कोडर 1 के पास देता है और उसका डी इंटरलीड वर्जन, क्योंकि इंटरलीविंग पैटर्न आपको रिसीवर के पास पता है, वो कन्वर्जन डिकोडर 2 के पास भेजता है. फिर आपस में ये दोनों को डिकोडर्स आपस में प्रोबेबिलिस्टिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं और जब दोनों कन्वर्ज हो जाते हैं तब ये आउटपुट देते हैं डिकोडेड डेटा का. तो ये बहुत इटरेटिव प्रोसेस के द्वारा जो कॉम्प्लेक्सिटी बैरियर है उसे ये कम कर देते हैं. इसके बेनिफिट्स तो बहुत है, हमने देखा है कॉम्प्लेक्सिटी बैरियर इन्होंने कम कर दिया और इसकी परफॉर्मेंस में काफी साइनेंस कैपेसिटी तक आप ये अचीव कर सकती है विद सम टॉलरेंस लेवल. इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. एक तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी फिर ज्यादा अच्छी चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छी चाहिए, तो इसमें एक एरर फ्लो रह जाता है क्योंकि फिर भी इसमें कोड लेंथ में लिमिटेशन है. तो अगर आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी एरर प्रोबेबिलिटी -90 और समथिंग, तो इसमें इसको परफॉर्मेंस अचीवमेंट इतनी अच्छी नहीं हो सकती है.
लार्ज डिकोडिंग डिले, तो कभी कभी क्या हो जाएगा, जब दोनों डिकोडर कन्वर्ज नहीं होंगे तो आपके आउटपुट आने में समय लगेगा, इसकी वजह से आपके डिकोडिंग डिले में काफी वृद्धि आ जाती है। परफॉर्मेंस इज नॉट गुड व्हेन द रिक्वायरमेंट इज वेरी लो, BER हायर SNR एरर फ्लो। तो अगर आपकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छी चाहिए, तो आपके एक एरर फ्लो आ जाएगा ट्रांसमीटर में, इस तरह का एरर फ्लो आ जाएगा ट्रांसमीटर में कुछ SNR, तो उसके बियॉन्ड इसके परफॉर्मेंस और इंप्रूवमेंट नहीं आ सकती है। In fact, the decoding delay, the time it takes to decode the data is a major drawback of the turbo codes. क्योंकि इटरेटिव प्रोसेस की वजह से अगर उसकी कुछ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कंप्लेक्सिटी बैरियर को ओवरकम कर देता है, लेकिन इसका कुछ प्रॉब्लम भी है कि डिकोडिंग डिले बढ़ा सकता है। अगर आपकी दोनों डिकोडर्स आपस में जल्दी कन्वर्ज नहीं हो रहे तो इटरेटिवली इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते रहेंगे, इसकी वजह से आपके आउटपुट में आने में समय लगेगा, इसकी वजह से रियल टाइम सिस्टम्स के लिए थोड़ा प्रोहिबिटिव हो जाता है। The several iterations required with the turbo decoding make the delay unacceptable for real time voice communication. खासकर रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए ये एक प्रोहिबिटिव फैक्टर हो जाता है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ इटरेशंस की आवश्यकता पड़ती है दोनों डिकोडर्स के बीच में। That requires instant data processing like hard disk storage and optical transmission. For systems that can tolerate decoding delays like deep space communication, turbo codes have become an attractive option. In fact, third generation cellular standard में भी हमने देखा, फोर्थ जनरेशन में भी सेलुलर स्टैंडर्ड टर्बो कोड्स का उपयोग हो रहा है। इनफैक्ट बहुत सारे वाईफाई स्टैंडर्ड्स में भी और DAV वगैरह वगैरह वीडियो ब्रॉडकास्ट वगैरह स्टैंडर्ड में भी इसका उपयोग होता है, सैटेलाइट ट्रांसमिशन में भी इसका उपयोग होता है। तो ये काफ़ी बेसिकली इंपॉर्टेंट कोड्स है, और ये पहला कोड था जिसमें दिखाया, प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट किया कि ये शैनन कैपेसिटी परफॉर्मेंस तक अचीव कर सकता है। तो सिंपल लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन टर्बो कोडिंग का हम एग्जांपल देखेंगे। जैसे अगर 3 इटरेशन का उपयोग किया आपने, तो जब ब्लॉक लेंथ 512 है तो इतना परफॉर्मेंस मिल रहा है, और अनकोडेड का परफॉर्मेंस कुछ इस तरह का रहेगा। आपका अनकोडेड का परफॉर्मेंस कुछ इस तरह का रहेगा। मैं यहाँ सिर्फ एज अ बेंचमार्क दिखा दे रहा अनकोडेड। अगर आप देखोगे गैप कितना बढ़ गया है परफॉर्मेंस में, तो 3 इटरेशन का ये मिल रहा है। अगर आपने 6 इटरेशंस कर दिया, ऑब्वियसली इसमें लार्जेस्ट डिकोडिंग डिले होगा आपका, क्योंकि आपने 6 इटरेशंस का उपयोग किया, तो डिकोडिंग डिले ऑब्वियसली बढ़ रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ट परफॉर्मेंस अमंग दिस इटरेशंस, ठीक है, बेस्ट परफॉर्मेंस। क्योंकि इसमें देखोगे आपने ब्लॉक लेंथ भी बढ़ा दिया है, n = 2048। साइनेंस की 2 चीज थे, अगर आपको याद होगा, लंबे कोड वर्ड्स का प्रयोग करना पड़ेगा, तो हमने ये किया है, और उसमें रैंडमनेस लाना पड़ेगा। तो इटरेटिव की वजह से आपके जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम भी हो गई है, और क्योंकि आपने लॉन्ग कोड्स का प्रयोग किया तो परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट भी आ गया है। तो आपको जो बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है वो 6 इटरेशन के साथ ये दे रहा है, क्योंकि इसमें कोड लेंथ भी बढ़े और नंबर ऑफ इटरेशंस भी ज्यादा बढ़ गए। ऑब्वियसली इसमें ड्रॉबैक यही है, इसमें डिकोडिंग डिले बढ़ जाएगा, लेकिन आप एक परफॉर्मेंस देखोगे तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आपको ये कर्व दे रही है। और जैसे जैसे आप इटरेशंस बढ़ा रहे हो या ब्लॉक लेंथ बढ़ा रहे हो, तो आपकी परफॉर्मेंस में भी इजाफा हो रहा है, वो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ये कर्व देखोगे वेरी क्लोज टू शैनन्स लिमिट। अगर मैं एज्यूम करूँ कि ये शैनन्स लिमिट है, ऐसे देखा तो शैनन्स लिमिट और थोड़ा लेफ्ट में आएगा, तो ये वेरी अप्रोचिंग, शैनन्स लिमिट के जो एग्जैक्ट कर्व्स हमने पहले भी पढ़ा है कि EB/N0 should be -0.6 dB, तो वहां तक अगर आप अचीव कर सकते हो, तो ये जैसे लेफ्ट की तरफ मूव करते रहेगा तो थ्योरेटिकली शैनन लिमिट्स ये अचीव कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको हो सकता है इनफाइनाइट ब्लॉक लेंथ का उपयोग करना पड़े। लेकिन ये देखो कर्व, ब्लैक वाला कर्व वेरी क्लोज टू शैनन्स लिमिट पहुंच चुका है, विद लेस नंबर ऑफ इटरेशंस एंड विद मैनेजेबल कोड लेंथ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है टर्बो कोड्स का। तो आज के लेक्चर में हमने शैनन्स लिमिट के बारे में पढ़ा, हमने टर्बो कोड्स के बारे में पढ़ा, हमने ये देखा कि टर्बो कोड्स किस तरह से आपके शैनन्स लिमिट को अचीव कर सकता है। और आगे जाके हम एक इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कोड्स और पढ़ेंगे जिसे हम लो डेंसिटी पैरिटी कोड्स कहते हैं। वो उसका उपयोग 5G के डेटा चैनल में उपयोग होता है उसका, और वो भी एक सॉर्ट ऑफ कैपेसिटी अचीविंग कोड है। वो थोड़ा डिफरेंट है टर्बो कोड से, उस कम्प्लेक्सिटी में थोड़ा वेरिएशन है, और उसके बारे में भी संक्षेप में हम आगे के लेक्चर्स में और जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।